आप देख रहे हैं संगम प्राइम। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। नए तेवर के साथ खबरों का पूरा मतलब बताने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संगम प्राइम में आज बात होगी उस खतरे की जो धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। जानेंगे कि आखिरकार अल कायदा का नया निशाना भारत ही क्यों है। इस खतरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे उस शर्मनाक वाकये की जो क्रिकेट के मैदान में सामने आया है, जो ये बताता है कि धर्मांतरण को लेकर मजहबी मुहिम में अब खेल के मैदान, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती थी और खेल इससे अछूता था, अब खेल में भी इसने एंट्री कर ली है, इसको अपनी जद में ले लिया है। वहीं आपको दिखाएंगे एक चौंका देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जो यूपी पुलिस का वो चेहरा दिखाएगी जिसे देखने के बाद आप अपना सर पीट लेंगे, सवाल उठाने लगेंगे कि आखिरकार ऐसी पुलिस हमारी हिफाजत कैसे कर सकती है। बात टीचर्स डे की करेंगे, शिक्षक दिवस को लेकर तेज हुई सियासत की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के एजेंडे को हाईजैक कर लिया है। लेकिन सबसे पहले नॉनस्टॉप खबरें। पाकिस्तान की संसद में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। विपक्ष ने नवाज सरकार से कहा, बतौर गुजरात सीएम किया बेहतरीन काम। चाय वाले की आंधी में ही उड़ गई कांग्रेस। राहुल के ढोल वाले बयान पर सियासी उबाल। बीजेपी ने बिजली की समस्या के लिए पिछली सरकार को ठहराया वहीं जिम्मेदार। टीचर्स डे पर मोदी के भाषण से जुड़े सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोएडा के एक निजी स्कूल का सर्कुलर, सभी छात्रों को भाषण के दौरान मौजूद रहने के निर्देश। राजस्थान के नए राज्यपाल कल्याण सिंह ने ली शपथ, बोले जनता का सेवक बनकर आए। वहीं केरल में पूर्व राज्यपाल शीला दीक्षित ने ली विदाई। कई शपथ तो कई विदाई। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आयोग को सौंपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 39 नेताओं की सूची में वरुण गांधी का नाम ही नहीं। अलकायदा के नए वीडियो को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस। आईजी कानून व्यवस्था बोले कई सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है यूपी पुलिस। रामपुर में दारोगा ने की सिपाही की पिटाई, अवैध वसूली का लगाया आरोप तो सिपाही ने आला अफसरों से लगाई इंसाफ की गुहार। एसपी ने दिए जांच के आदेश। बढ़ सकती है योगी आदित्यनाथ कलराज मिश्र की मुश्किलें। प्रचार के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। 15 सितंबर को अगली सुनवाई। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनाएगी फैसला। किसानों के 7,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। बदायूं मर्डर केस के मुख्य आरोपी पप्पू समेत 3 आरोपियों को मिली जमानत। 2 लाख की जमानत राशि के बाद होगी रिहाई। 2 आरोपी सिपाहियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश सरकार पर बोला हल्ला। बोले नंदा राज्य यात्रा यात्रा में व्यवस्थाएं बदहाल, श्रद्धालुओं को आ रही हैं दिक्कतें। अंतिम पड़ाव पर होमकुंड पहुंची नंदा देवी यात्रा। श्रद्धालुओं की वापसी शुरू। 12 साल बाद आयोजित होगी अगली यात्रा। पिथौरागढ़ के 330 स्कूलों में बिजली गुल। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने से महरूम रह जाएंगे बच्चे। स्कूल प्रशासन ने किया वैकल्पिक इंतजामों का भी दावा। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में झील का जलस्तर बढ़ने से 40 गांव का खतरा। गंदगी से लबालब झील, ग्रामीणों को सता रही है महामारी फैलने का डर। चंपावत के उचौली गोट गांव में गुलदार का आतंक, एक शख्स पर किया हमला। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीजन की पहली यात्रा पर जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स। दुनिया की 10 लग्जरी ट्रेनों में है शुमार। संगम प्राइम में पहली खबर, यूपी पुलिस की कारगुजारियों की फहरिस्त काफी लंबी है। पुलिस अपराधियों की मिलीभगत की कहानियां कई बार सामने आई हैं, तो वहीं ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जब पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर गंभीर से गंभीर मामलों को दबाने की कोशिश की है। जेल में बंद अपराधियों के बाहर नेटवर्क चलाने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें पुलिस वालों के सहयोग के आरोप लगे। जेल हो बाहर, हर जगह पुलिस का रवैया निराशाजनक है। यूपी में पैसे देकर पुलिस वालों से कोई भी काम करा लेना शायद सबसे ज्यादा आसान हो गया है। खासतौर पर सिपाही लेवल, गड़बड़ियां इस लेवल पर इतनी ज्यादा हैं कि पूछे ही मत। अब सवाल ये कि क्या ऐसी पुलिस के भरोसे हम आप महफूज होने की उम्मीद पा सकते हैं। तो ये खबर थी, उसके बारे में हमने जानकारी दी। अब विस्तार से आम आदमी का पुलिस पर से भरोसा कम हो गया है, ये आप हम सब जानते हैं। रोज ऐसी खबरें आती हैं। पुलिस वालों को ही जब पुलिस वालों से डर लगने लगे तो हालात कितने खराब हैं इसकी उम्मीद आप कीजिए। सबसे पहले संगम प्राइम में हम इस सवाल को उठा रहे। रामपुर के इस वाकये के जरिए ये स्थिति सामने है। रामपुर में एक दारोगा ने अपने ही मातहत को बुरी तरह पीट डाला।
आरोप लगाया अवैध वसूली का। अब पुलिस वाले कितने ईमानदार होते हैं ये तो हम सब जानते हैं। इस बुलेटिन में आगे भी हम दिखाने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कि आप ही का कुलीग इसी तरह उसको अगर पीटा जाए तो ये कितना जायज है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस सिपाही संजय की उसी के ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश ने ही पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित सिपाही ने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने मामले में जांच बैठा दी। देखिए, प्रथम दृष्टया जो मुझे बताया गया है वो ये है कि कोई एक कांस्टेबल थे जो कोसी पुल पर गए थे। आरोप उन पर यह बताया गया है कि वो वहां जाकर कुछ ट्रकों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पीएसआई को जब खबर मिली तो गए ये और इन्होंने मुझसे रोका और मारा। गलती इसमें देखा जाए तो दोनों पक्षों की है। सिपाही को वहां जाना नहीं चाहिए था, उनका टाइम नहीं था वहां कोसी पुल पर जाने का। और यदि पीएसआई के द्वारा यदि हाथ उठाने की बात है तो वो भी गलत है। तो इस पूरे प्रकरण की मैं जांच कराऊंगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कानून व्यवस्था पर हमेशा बात की जाती है और ये शायद आजम खान के क्षेत्र है जहां पर खोई हुई भैंस मिल जाती है, लेकिन एक इंचार्ज अपनी जूनियर को इसी तरीके से पीट देता है और पुलिस कहती है कि गलती दूसरे की भी है, उसको वहां जाना ही नहीं चाहता। अजीब तर्क है। सैयद आमिर, क्या हाल है आजम खान के क्षेत्र का? देखिए, रामपुर के थाना सिविल लाइंस का ये मामला है जहां पर आरोप है कि एक पुलिस कांस्टेबल अवैध वसूली कर रहा था। वहीं पर उसका एक सीनियर अधिकारी आता है और उसे पूरी तरीके से मारता है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तरीका हो सकता है एक दूसरे को नसीहत देने के लिए? क्या पुलिस महकमे में अभी भी वसूली जोरों पर चल रही है, जबकि दावे हो रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है, बेहतर है, ये सारी बातें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस घटना से। अच्छा सैयद आमिर, अब मुझे ये बताइए कि पुलिस के जो अजीब तर्क हैं उस तर्क पर अगर बात करें तो फिर कार्रवाई होने से बचती है। पहला मामला ऐसा होगा नहीं रामपुर में, तो ये किस थाना क्षेत्र का मामला है? और जब तस्वीरें हम देख रहे हैं पुलिस कह रही है कि इस सिपाही की भी गलती, उसको जाना नहीं चाहिए था, तो भगवान भरोसे है स्थिति वहां पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है। ट्रैफिक पुलिस रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये सारा मामला हुआ है, तो वहां पर अभी एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो ये सारा मामला है ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। ये ट्रक पास किए जा रहे थे, उसका पैसा लिया जा रहा था। तो बड़े सवाल हैं जो कि खुद पुलिस ने ही आपस में एक दूसरे पर वार किया है, मारा पीटी हुई है, फिर उसके बाद सवाल उठे। तो वर्दी धारक जब दूसरों की सुरक्षा के लिए जो कि उन्हें दी गई है और आपस में उसका इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर तौर पर है पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे पे ये सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस महकमे वाले किस तरीके से जांच करते हैं इसकी जनता को क्या लोगों को बताएंगे कि किसकी गलती थी, आखिर अवैध वसूली क्यों हो रही थी वहां पर, क्या वजह है? बिल्कुल क्या वजह है वो भी हम बता देते हैं। धन्यवाद। बहरहाल ये एक खौफनाक सच है, उसको बताने के लिए और उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि तस्वीरें बोलती है और तस्वीर हमने इसलिए दिखाई कि आप पुलिस के पास जाइए तो आपको तो न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि पुलिस ही पुलिस का दुश्मन यहाँ पर बन गया है। यूपी पुलिस की एक शर्मनाक तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। यूपी पुलिस की सरपरस्ती में खूंखार कैदी सजा काटने के बजाय मौज मस्ती कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपए की खातिर। यकीन नहीं आ रहा? देखिए। पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अपना सिर पीट लेंगे। वाकया फर्रुखाबाद का है, जहां जिला जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी को घर घुमाने के लिए एक सिपाही ने महज 500 रुपए में अपना ईमान बेच दिया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे सुशील दुबे को दरअसल पेशी के लिए कोर्ट पहुंचना था। इस दौरान सुशील को कोर्ट लेकर जा रहे सिपाही संतोष ने सुशील को घर वालों से मिलाने के लिए कोर्ट की बजाय उसके घर का रास्ता पकड़ लिया, वो भी महज 500 रुपए देकर। मीडिया को इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया। आरआई ने मामले की जांच की और कैदी को फरार बता दिया। इसकी खबर जब सिपाही को लगी तो वो कैदी को लेकर कोर्ट पहुंच गया। लेकिन मसला सिर्फ इतना रहता तो बात और होती। संतोष कुमार से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उसने एक एक कर अपने सीनियर्स की पोल खोल दी। सुनिए इस सिपाही का बयान। इसने हमको दे दिया, इसको ले जा। मैंने कहा हम इसको नहीं ले जा पाएंगे। अभी क्या मैंने इससे कहा हम इसको नहीं ले जाएंगे, ये बवाली है, ये नहीं कि इसको दरोगाजी भी ले जाते हैं, फलाने सिंह भी ले जाते हैं, इसको सब ले जाए, तुम क्यों नहीं? यानी महज 500 रुपए में ईमान बेचने वाला ये अकेला नहीं बल्कि और लोग भी हैं। बहरहाल अपनी भद्द पिटती देख अब पुलिस के अधिकारी कार्रवाई की दलीलें दे रहे हैं। तो पेशी पर हवालात से ले जाकर के न्यायालय में पेशी ले जो कांस्टेबल ले गया, वो कांस्टेबल उसको न्यायालय नहीं ले गया, बल्कि वो आवास विकास की तरफ कहीं फर्रुखाबाद 7 क्षेत्र में लेकर चला गया। इस संबंध में
क्षेत्राधिकारी लाइन से जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं और जांचोपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रेतर विधिक और अनुशासनिक कार्रवाई दोनों की जाएगी। हर गुनाह की सजा सिर्फ जेल में मिलती है, लेकिन जब जेल ही ऐशगाह बन जाए तो फिर अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा हो भी तो कैसे। लेकिन यूपी की पुलिस है कि ये जानने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेती। अरुण सिंह, जी मीडिया, फर्रुखाबाद। देखिए, मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप को स्मार्ट बनाती है, लेकिन स्मार्टनेस कहीं दिखती नहीं है, उल्टा और फजीहत होती चली जाती है। अब अगर रियलिटी चेक पर ही हम आ गए तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य का हाल बता देते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर जेल अपराधियों के लिए सजा की जगह है या फिर ऐशगाह, और जेलों की सुरक्षा का हाल क्या है, इसे बताने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक खबर आपके आंखें खोल देने वाली है। दरअसल यहां की जेल में बंद एक शूटर को जेल के अंदर घुसकर गोली की मारने की वारदात सामने आई है। यहां बताया जा रहा है कि जितेंद्र अवस्थी नाम के शख्स ने जेल में घुसकर पुजारी गैंग के एक शूटर अर्जुन त्यागी को गोलियों से भून दिया। इससे पहले भी मऊ जेल में ऐसा ही मामला सामने आया। मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, वहां पर बहुत सुरक्षा टाइट होती है, ऐसा एरिया है वो, लेकिन वहां देखिए क्या हुआ है। सवाल यह है कि जेल के भीतर घुसकर अपराध को अंजाम देना क्या जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े नहीं करता है, पुलिस का नकारापन जाहिर नहीं करता है। इंदौर सेंट्रल जेल में आपसे कुछ देर पहले कैदियों में खूनी संघर्ष हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सेंट्रल जेल के बाहर हम खड़े हैं इस वक्त, और पुलिस फोर्स यहाँ पर बाहर खड़ी, जेल प्रशासन का पूरा बल यहाँ पर मौजूद है। और अंदर कुछ देर पहले कैदियों में झगड़ा हुआ जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि एक कैदी ने कैदी को गोली मार दी है, जिसमें उसकी मौके पर ही हत्या हो गई। जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अमवा ले जाया गया था, जहां पर वो डॉक्टर ने उसकी मौत की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ये जानकारी में जुटाने लगी है कि आखिरकार बंदूक का अंदर हथियार कैसे पहुंचा और कैदियों में खूनी संघर्ष कैसे हुआ। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ कृष्णपाल सिंह चौहान, जी मीडिया, इंदौर। तो ये सुबह सुबह की तस्वीर दिखा रहे थे। घटना के कुछ देर बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची, उसने हालात का जायजा लिया। कहते हैं कि जेल में बंद अपराधियों की बकायदा रेटिंग होती है। जो जितना ज्यादा बड़ा गुनाह करके आता है जेल में, उसकी उतनी ज्यादा खातिरदारी होती है। अब इस सिस्टम का फेलियर नहीं तो और क्या है कि जेलों में बंद रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले अपराधियों का पुलिस वाले खूब सहयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जेल से अपराधी नेटवर्क कैसे चला पाते, जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंच पाते, जेल में मोबाइल का इस्तेमाल, वो छोड़िए मोबाइल का इस्तेमाल कैसे हो जाता। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों घटनाएं हैं जब जेलों में प्रतिबंधित सामान पाए गए। उत्तर प्रदेश में जेलों से रंगदारी मांगने की घटनाएं, जेल से ही चुनाव लड़ना, अपराध की साजिश रचना, उन्हें अंजाम देने के लिए दिशा निर्देश देने की तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां आका जेल के भीतर बंद होते हैं और उनके गुर्गे वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। पिछले साल एसटीएफ ने माफिया मुन्ना बजरंगी के 2 गुर्गों को पकड़ा था। उस वक्त मुन्ना बजरंगी सुल्तानपुर की जेल में बंद था। यहां पता चला कि बजरंगी ने अपने गुर्गों के जरिए नोएडा के एक बिल्डर को एक जमीन के मामले में सुल्तानपुर जेल आकर मिलने की धमकी दे दी। इससे पहले गाजीपुर जिले के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश भी जेल से ही रची गई है। आजमगढ़ में हुई पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या की साजिश भी जेल में ही रची गई। वहीं तत्कालीन एडीजी अरुण कुमार ने भी इसे खुलेआम माना था कि जेलों से आपराधिक गिरोह संचालित होते हैं। बीते साल अगस्त के महीने में भी राजन नाम के एक अपराधी को पकड़ा गया तो उसने खुलासा किया कि गोरखपुर जेल में बंद एक अपराधी के कहने पर उसने रंगदारी के लिए एक व्यापारी को धमकाया, न धमकाया बल्कि उस पर फायरिंग भी कर दी। जेल से संचालित नेटवर्क में सबसे ज्यादा वारदातें रंगदारी की हैं। ये बड़े अपराधी अपने गुर्गों के जरिए अंजाम देते हैं। ऐसे मामलों की जांच में अगर हम जाएं तो बंदी रक्षक ही अपराधियों को इसके लिए मोबाइल मुहैया कराते हैं। इसके एवज में इनाम उन्हें मोटा मिलता है। यानी पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। ऊपर से पुलिस वालों की भारी कमी भी है, स्टाफ में कमी भी है, ट्रेंड स्टाफ की भी कमी है। एक तरफ पुलिस वैसे ही कम है, ऊपर से जो है उन पर ऐसे संगीन इल्जाम। फिर आम आदमी अपने आप को महफूज क्या करे। हम कह रहे हैं ना, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की संख्या का गणित है क्या। गणित देखिए, पूरे प्रदेश में पुलिस वालों की भारी कमी है। अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 50% तक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक पुलिस की तादाद 2,95,000 होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में 1,45,000 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, यानी 50% तक पद खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कमी हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिस वालों की है, जो 65% है। कांस्टेबल 45% कम है, जो इंस्पेक्टर 50% और एसआई 55% भी कम है।
हर 1 लाख पर सिर्फ 74 पुलिस वाले, ये स्थिति है। और ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री तमाम बड़े बड़े पुलिस नियंत्रण कक्ष के तमाम लाभ लश्कर के साथ उद्घाटन होता है, स्मार्ट पुलिस बनाने की बात होती है, अच्छे संसाधनों से लैस टेक्निकल जानकारी और इसके साथ सोशल सामाजिक जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं उस सनसनीखेज वीडियो की जिसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 2 सालों की खामोशी के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन रहे अलकायदा ने एक बार फिर अपनी जुबान खोल दी है, लेकिन इस दफे उसका निशाना अमेरिका या अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत है। अलकायदा की कमान संभाल रहे अल जवाहिरी का ये वीडियो आने वाले वक्त के खतरे की कहानी कह रहा है, वो खतरा जिससे पहले हम सिर्फ कहानियां सुना करते थे, इसकी कहानी हम सुनते थे। ये वीडियो साफ है कि भारत को सुरक्षा के स्तर पर और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़े खतरे की आहट तो हो ही चुकी है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा के निशाने पर हिंदुस्तान है, जहां वो मंसूबे अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देना चाहता है। इस बड़े खतरे की तस्दीक एक चौंका देने वाले वीडियो ने की है, जिसमें अल जवाहिरी का दावा है कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ने नई ब्रांच स्थापित कर दी है। जलजले की तैयारी में जवाहिरी, अब निशाने पर हिंदुस्तान, अलकायदा की नापाक साजिश। काफी दिन से खामोश अल जवाहिरी ने इस बार जब जुबान खोली है तो जहर भरे लफ्जों में किया है एक नया ऐलान। ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि आहट है उस खतरे की जो धीरे धीरे करीब आ रहा है। किसी जमाने में ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माना जाने वाला अल जवाहिरी नए अवतार में सामने आया है। जवाहिरी ने अपने नापाक मंसूबों का खुलासा करते हुए वीडियो संदेश में कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक शासन होना चाहिए। भारत पहले भी इस्लामिक दुनिया का हिस्सा रहा है। इस्लामिक शासन की वापसी से बर्मा, कश्मीर, बांग्लादेश, अहमदाबाद और असम के मुस्लिमों का भला होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की नई ब्रांच के सामने कुछ बड़े टारगेट रखे गए हैं, जिनमें यहाँ शरिया कानून लागू करना भी एक अहम लक्ष्य है। इस नई ब्रांच का नाम कायदात अल जिहाद रखा गया है। पूरी दुनिया में बसने वाले मेरे मुसलमान भाइयों के नाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व बाद। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस मुसलमानान बर्र सगीर को अल्लाह ताला के फजल और इनायत से अलकायदा की एक नई शाख जमात कायदतुल जिहाद बर्र सगीर के क़याम की मुबारकबाद देता हूँ। ये जमात एक ही दिन में वजूद में न आ गई, बल्कि ये बर्र सगीर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ जिहादी मजमुआत को एक झंडे तले जमा करने की उन मुबारक कोशिशों का नाम है। दरअसल अलकायदा की स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी, जिसे मई 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी कमांडोज ने मार गिराया था। लादेन के बाद अलकायदा की कमान मुल्ला उमर और अल जवाहिरी के हाथों में आ चुकी है। इससे पहले भी जुलाई 2013 में अलकायदा ने भारतीय मुसलमानों को वैश्विक जिहाद में शामिल होने की अपील की थी। हिंदुस्तान पर नापाक निगाहें रखने वाले अल जवाहिरी का ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब इराक और सीरिया में खौफ का दूसरा नाम बने आतंकी संगठन ISIS में भारत के कई शहरों से युवाओं के शामिल होने की खबरें आई हैं। जाहिर है ऐसे में ये बड़े खतरे की आहट है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर तौर पर अगला सवाल ये उभर कर आ रहा होगा और मन में आ रहा होगा कि भाई इस पूरे वीडियो के बाद इस पूरी तरीके से जो यहाँ पर बोला गया है, जिस तरीके की धमकी दी गई है, उसके बाद भारत की क्या तैयारी है। अलकायदा का वीडियो सामने के आने के बाद आपको बता दें कि सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही चौकसी बढ़ाने के निर्देश दे दिए। वहीं गृह मंत्री ने इस मामले पर खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ भी बैठक की है। हिंदुस्तान के खिलाफ अलकायदा की साजिश को लेकर सरकार भी हरकत में आ चुकी है। वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा एजेंसियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मसले पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार IB और रॉ के चीफ भी शामिल हुए। केंद्रीय एजेंसियों ने राज्यों को भी अलर्ट जारी किए हैं और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अल जवाहिरी की चेतावनी के बाद सुरक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इसे हल्के में लेना खतरनाक होगा। इससे बहुत अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्हें काउंटर करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो इसे बड़ी गंभीरता से देखूंगा, क्योंकि
जो ये वीडियो जो सामने आई है 55 मिनट की अल-जावरी का, उसमें उसने सिर्फ भारत की बात नहीं की, उसने भारत और कश्मीर की बात की हुई है। इन दोनों को अलग अलग रख दिया है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं कश्मीर में, पाकिस्तान का जोर है। आप जानते हो कि कितने क्रॉस बॉर्डर और एलओसी के वायलेशंस हुए हैं, रोज वहां बमबारी हो रही है। पाकिस्तान का जोर है कि कश्मीर के इलेक्शन को डिसरप्ट किया जाए। वहीं सियासी हलकों में भी इस वीडियो को लेकर चिंता जताई जा रही है। सरकार को इसको गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे सारे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ऐसी शक्तियों को नस्ते नाबूद किया जाए। बहुत चिंता का विषय है, मगर हम आश्वस्त रहें। बहुत मजबूत सरकार है हमारे केंद्र में, स्वाभाविक रूप से सरकार इस पे जरूर सख्ती से कदम उठाएगी और ऐसा नहीं होने देगी। जवाहिरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद देश के सभी बड़े शहरों, खासकर मुंबई में चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आतंकी संगठन अलकायदा का नया वीडियो सामने आने के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट पर भी सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली जैसे जो दूसरे तमाम संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद तगड़े कर दिए गए हैं। दरअसल लादेन के खात्मे के बाद अलकायदा का दायरा अफगान पाक बॉर्डर तक ही सिमट चुका है। ऊपर से आईएसआईएस के बढ़ते प्रभाव ने अलकायदा के प्रभुत्व को चुनौती दी है। ऐसे में अलकायदा की ओर से जारी ताजा वीडियो को अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलकायदा के आतंकी इसके लिए कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है, लिहाजा चौकसी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा विशेषज्ञ दरअसल मानते हैं कि जवाहिरी का ये वीडियो काफी खतरनाक संकेत दे रहा है। भारत को अभी से इसके खिलाफ तैयार होने की दरकार है, बहुत जरूरत है। देखिए, जहां तक अलकायदा का सवाल है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष उनके हिट लिस्ट पर नंबर 1 स्थान पर है और हमेशा अलकायदा का ये रवैया रहा है, उनका ये एफर्ट रहा है, उनकी कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को वो किस तरीके से डिस्टेबलाइज करें। मैं ये समझता हूँ कि अलकायदा अपने स्लीपर सेल्स जो उसके पहले से यहाँ पर इंडिया में हैं और उसके अलावा और एडिशनल स्लीपर सेल्स वो शुरू करेगा। सबसे बड़ा हमारे लिए जो अभी एक अलार्म बेल है वो ये है कि हम अभी जितने स्लीपर सेल हैं उनका पता करें, उनको डिस्ट्रॉय करें और अलकायदा के वार्निंग का हम इंतजार न करें। हिंदुस्तान को खुलेआम धमका रहा ये जवाहिरी दरअसल है कौन, वो आपको बता देते हैं। अल जवाहिरी का जन्म 1951 में मिस्र के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कई लोग डॉक्टर और दूसरे क्षेत्र के विद्वान थे। ताज्जुब की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग के परिवार से जन्म आज अल जवाहिरी कर क्या रहे। अल जवाहिरी खुद पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं, ये इनका प्रोफाइल था। एक्चुअल में जवाहिरी की मिस्र के इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अल जवाहिरी को अलकायदा में ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माना जाता था। ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी को अलकायदा का चीफ चुना गया। 2001 न्यूयॉर्क हमलों के पीछे अल जवाहिरी का हाथ है, दिमाग है। अमेरिका में 2001 में जिन 22 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट अमेरिका में जारी हुई थी, उसमें ओसामा बिन लादेन के बाद दूसरा नंबर जवाहिरी का ही था। एफबीआई ने जवाहिरी की जानकारी देने वालों को $25 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि आखिर जवाहिरी को आखिर में अगर इसको स्पॉट कब किया गया था, देखा कब गया था 1-on-1, इसको देखा गया था अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान के खोस्त शहर में देखा गया था। मई 2011 में ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अलकायदा के नेतृत्व की बात करें तो यहां पर थोड़ा संकट पैदा हो गया था। बता दें कि मुल्ला उमर और अल जवाहिरी दोनों ही अलकायदा का चीफ बनना चाहते थे, वर्चस्व की लड़ाई थी। इस बीच अमेरिकी हमलों ने अलकायदा को संभालने का मौका तक नहीं दिया। धीरे धीरे अलकायदा की ताकत आधी हो गई। इस बीच इराक, सीरिया में आईएसआईएस ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया, जमाना शुरू कर दिया। अबू बकर बगदादी की अगुवाई में आतंकियों का नया संगठन तैयार हुआ। बगदादी जो खुद भी कभी अलकायदा का कमांडर रहा था, उसने अलकायदा को तोड़कर अपना एक नया संगठन बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अलकायदा की ताकत अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके तक सीमित रह गई। इसके बाद अब अलकायदा के आतंकी नए सिरे से संगठित होने की फिराक में है। इनका मार्गदर्शक बना है अल जवाहिरी। भारत के खिलाफ मुहिम का वीडियो दरअसल जवाहिरी की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो आतंकियों की न केवल नई खेप तैयार कर सकता है, बल्कि पाकिस्तानी सेना में शामिल कट्टर तत्वों की सहानुभूति भी बटोर सकता है।
इससे उत्तरी वजीरिस्तान में चल रहे पाक सेना का तालिबान के खिलाफ अभियान धीमा हो सकता है। पूरी पड़ताल हमने आपको बता दी, कौन था अल जवाहिरी, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ताकत आगे हुई, किस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है, कैसे सहानुभूति बटोरेगा ये इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, जागरूक करना जिम्मेदारी है हमारी। अखूत दौलत और बेशुमार शोहरत के खेल का दूसरा नाम क्रिकेट है। इसमें मिली कामयाबी रातों रात जिंदगी का नक्शा बदल देती है। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम्स कहा जाता है, लेकिन बदलते दौर में इसमें जेंटल कहे जाने लायक कुछ लग नहीं रहा है। मैदान पर होने वाले झगड़े तो आपने बहुत देखे हैं, कमेंट्स को लेकर विवाद सुने हैं, लेकिन पहली बार क्रिकेट के मैदान में आई है एक ऐसी खबर जो सबको हैरान कर देगी। ये ऐसी खबर है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या क्रिकेट की पिच का भी इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। दरअसल क्रिकेट के मैदान में मजहबी खेल की ये वो तस्वीर है जो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या धर्मांतरण के ठेकेदारों की जद में अब क्रिकेट भी आ गया है? जो जेंटलमैन गेम था, न सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती थी। तो मौका था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच के मैच का, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने श्रीलंकाई खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान से मजहब बदलने की उन्हें नसीहत दे दी। सवाल ये उठ रहा है कि क्रिकेट की पिच से हुए इस मजहबी खेल का मकसद मतलब है क्या? पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद और श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान के बीच धर्म को लेकर हुई टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। मैच के बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शहजाद मैच खत्म होने के बाद दिलशान से कह रहे हैं, अगर एक गैर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसने जिंदगी में चाहे जो कुछ भी किया हो, उसको सीधा जन्नत नसीब होती है। शहजाद की इस टिप्पणी पर दिलशान ने जवाब दिया कि मुझे जन्नत पसंद नहीं है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी इस मामले में जांच भी करा रही है। ये वीडियो 10 स्पोर्ट्स का है, जिसे एक श्रीलंकाई न्यूज़पेपर ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हुए एक दिवसीय मैचों में जीत दर्ज कर श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया था। साथ ही आपको बता दें कि दिलशान का जन्म के वक्त का नाम तुआन मोहम्मद दिलशान था। दिलशान के पिता मुस्लिम हैं, जबकि मां बौद्ध हैं। 16 साल की उम्र में दिलशान ने बौद्ध धर्म अपना लिया और 1999 में दिलशान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। तब अपना नाम तिलक रत्ने मुदियान सेल्गे दिलशान रख लिया। इससे पहले भी दिसंबर महीने में शारजाह में दिलशान और शहजाद के बीच लड़ाई हो चुकी है। उस वक्त भी दिलशान और शहजाद पिच पर ही भिड़ गए थे और शहजाद ने दिलशान का बैट पकड़ लिया था। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने बीच बचाव करके मामले को सुलझाया था। इस घटना के बाद शहजाद पर आईसीसी ने जुर्माना ठोक दिया था और उसके मैच फीस का 50% काट लिया था। अब देखना होगा कि धर्म परिवर्तन के नाम पर की गई इस टिप्पणी को क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था यानी कि आईसीसी कैसे लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे क्रिकेटर्स और धर्म को लेकर बहस नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान में गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स से भेदभाव, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के कई मामले अतीत में भी सामने आए। सबसे बड़ा उदाहरण यूसुफ योहाना है। जन्म से क्रिश्चियन यूसुफ योहाना पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक है, लेकिन बाद में यूसुफ योहाना ने अपना धर्म बदल दिया। मोहम्मद यूसुफ के नाम से क्रिकेट खेलने लग गए। इतना ही नहीं, मैदान पर यूसुफ की लंबी मौलाना दाढ़ी भी खासी चर्चा बटोर चुकी है। आरोप ये भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उसी खिलाड़ी को ज्यादा अहमियत दी जिसने इस्लाम धर्म को माना। और यूपी पुलिस की पड़ताल के बारे में अब हम बात करेंगे संगम प्राइड पर, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं निठारी की, निठारी के नरपिशाच की। निठारी के D6 कोठी में इंसानियत की हदें तार तार कर देने वाले गुनहगार सुरेंद्र कोहली के आखिरी अंजाम का दिन मुकर्रर हो गया।
फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली का डेथ वारंट जारी हो गया। उसे जल्द ही मेरठ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इस खबर ने एक और जहां इंसाफ का इंतजार कर रहे उन बच्चों के परिजनों को थोड़ी राहत दी है जो 8 साल से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं पीड़ित परिजनों के दिल में गुस्सा है। आखिर कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी क्यों नहीं मिली? दिल दहला देने वाले इस मामले की पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कोहली कैसे बन गया इंसान से शैतान। लेकिन पहले इस मामले के ताजा अपडेट की बात करते हैं। देश को दहला देने वाले नोएडा के निठारी कांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी के लिए मेरठ जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। कोहली का डेथ वारंट जारी हो चुका है। कोहली को मेरठ जेल में फांसी देने की तैयारी जारी है। आपकी मुलाकात कोहली को फांसी देने वाले जल्लाद से भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। निठारी के नरपिशाच को उसके असली अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरठ का जिला कारागार तैयार है, जहां सुरेंद्र कोहली को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। पर कहना है कि डेथ वारंट के मिलते ही 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाएगी। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सुरेंद्र कोहली की फांसी के लिए सीबीआई कोर्ट ने डेथ वारंट भेजा है। हालांकि अभी मेरठ की जेल प्रशासन को वारंट की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन जेल प्रशासन इसके लिए तैयार है। उसमें हमारे पास पर्याप्त समय है। हमारी जो फांसी घर है वो तैयार है और यहाँ पे मेरठ में जल्लाद भी उपलब्ध है। पवन जल्लाद हमारे यहाँ पे फांसी देने के लिए अधिकृत है और जैसे आएगी सूचना हम लोग तुरंत सामने ऐसे कर लेंगे। मेरठ जेल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और फांसी घर की साफ सफाई की जा रही है। तो वहीं डासना जेल के अधिकारियों ने माना है कि उन्हें डेथ वारंट मिल चुका है। पूरा प्रकरण अपने मुख्यालय संदर्भित कर दिया है और वहां से जैसी गाइडलाइन मिलेंगी उसी के हम अनुसार कार्रवाई करेंगे। डासना जेल के अधिकारियों ने सुरेंद्र कोहली को भी उसकी फांसी के बारे में बता दिया है। डेथ वारंट आ चुका है, तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब डेथ वारंट के बारे में आपने बताया सुरेंद्र कोहली को, तो उसके किस तरीके के एक्सप्रेशंस थे? सामान्य दिनों की ही तरह सामान्य जो उसके भाव रहते हैं वही थे। वो उसे चूंकि पहले से ही मालूम है तो ठीक ही है, सामान्य ही है। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही निठारी के शैतान को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरठ से राजीव शर्मा के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। वहीं मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में सुरेंद्र कोहली की फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोहली को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी मिली है पवन जल्लाद को। आज मेरठ जेल में फांसी घर का ये निरीक्षण करने पहुंचा, जहां रस्सी का फंदा कटघरे का निरीक्षण किया। पवन जल्लाद की माने तो वो अपने दादा के साथ अब तक 5 बार फांसी दे चुका है। पवन जल्लाद से बात की जी मीडिया संवाददाता राजीव शर्मा ने। निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को आने वाली 12 तारीख को फांसी दी जाएगी। फांसी मेरठ जेल में फांसी घर में दी जाएगी और फांसी देने के लिए यहाँ पर जो मौजूद है पवन जल्लाद, इस समय वो हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि फांसी देने का तरीका क्या है, किस तरीके से जांचा परखा जा रहा है फांसी घर को। ये बताइए कि फांसी घर की क्या तैयारी है? फांसी घर के ओके है जी पूरा। कल मैंने चेक करा जी, खूब वर्गे भी सही है, तख्ते वगैरह सही है और जो ईगल वगैरह सही है। और जो थोड़ी सूखा पड़ा वो तेल ग्रीस कर देंगे, ओके हो जाएगा उस टाइम। सबसे महत्वपूर्ण है रस्सा। रस्से की क्या कंडीशन है, कितना मोटा और किस तरीके से उसकी गांठ और कोड़े के लिए होता है जी मोटा, और किस तरीके से उसमें फंदा लगाया जाता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया? क्लिप लगाया जाता है लोहे का या स्टील का इसके अंदर जी। और अब तक आपने कितनी फांसी दी है? और 5 केस करे अपने दादी के साथ में जी, उन्हीं का मैं चेला हूँ। और अब जो ये सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जानी है, इसको लेकर किस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं? मेरी पूरी तैयारी है जी। तो ये थे सुरेंद्र कोहली को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद, जो कि तैयार हैं मेरठ फांसी घर में फांसी देने के लिए। राजीव शर्मा, जी मीडिया। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को फांसी देने की एक और तैयारी हो रही है, तो वहीं पीड़ित बच्चों के परिजन इसे अधूरा इंसाफ करार दे रहे हैं। परिजनों की मांग है कि मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी दी जाए। इस बारे में पीड़ित के परिजनों से और समाज सेवी उषा ठाकुर से बात की जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडेर ने। वर्ष 2006 नोएडा के गांव निठारी से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया। नोएडा का सेक्टर 31 D5 ये वही कोठी है जब 8 साल पहले पुलिस ने छानबीन की तो यहाँ से बच्चों के कंकाल पे कंकाल का निकलना शुरू होता गया। और अब 8 साल बाद पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है सुरेंद्र कोहली को सीबीआई कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया है। तिथि निर्धारित कर दी गई है फांसी की। अब जो फैसला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हाथ में है। 8 साल पहले लगातार बच्चों का जब गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ तो कई समाज सेवी संस्थान हैं जिसने आवाज उठाई और उसके बाद कह सकते हैं ये पूरा मामला उजागर हुआ।
उषा ठाकुर जी है हमारे साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम, दिसंबर 2006, ये बताइए जब पूरा खुलासा हुआ आखिर क्या नजारा था? देखिए, खुलासा होने के कुछ दिन पहले हमें पता चल गया था कि यही वो घर है जहाँ से बच्चे उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे गायब हो जाते थे। मैम ये बताइए, कंकाल कितने निकले, आपने क्या देखा उस टाइम? जो देखिए, उस टाइम 98 स्कल्स और कंकाल निकले, जिनके की अंदर के पार्ट्स नहीं थे, बाल था, आंखें थी। हमारे साथ एक महिला है जिनकी बेटी गायब हुई थी, रचना। ये बताइए कितने साल की थी, और अभी लगता है कि जो मुख्य आरोपी था अब जाके फांसी उसके निर्धारित हुई है? 8 साल की रचना, मुख्य आरोपी तो वही मालिक ही है, मालिक को तो बरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी है, इनकी बेटी 8 साल की रचना गायब हुई थी, और सच में इस बात का उन्हें दुख है कि ये वही कोठी थी जहां से लगातार वो हादसा हुआ, बच्चों के कंकाल निकले। इन्हें दुख इस बात का है कि सुरेंद्र कोहली को तो अब फांसी की सजा उसकी निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जो मालिक था उसे बरी करने का कहीं ना कहीं दुख है। लेकिन इतना जरूर है कि 8 साल हो गए हैं इस पूरी वारदात को, लेकिन अब भी सोचते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोएडा से कैमरामैन राजेंद्र के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। दरअसल निठारी कांड 29 दिसंबर 2006 को उस वक्त में चर्चा में आया था जब नोएडा पुलिस ने यहां की D5 नंबर की कोठी में बच्चों के मारे जाने का खुलासा किया था। इस मामले में पुलिस ने कोठी मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी की थी। कोठी से बच्चे की और एक युवती के कपड़े, चप्पल, नरकंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 1 मार्च 2007 को कोहली का एक बालिया बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था। 13 फरवरी 2009 को एक मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद 2012 तक मामलों की सुनवाई चली। 24 दिसंबर 2012 को कोहली के हत्या के 5वें मामले में मौत की सजा उसको सुनाई गई कोहली को। इसके बाद कोहली ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन दोनों जगहों में सजा कायम रही। बाद में राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कोहली ने इसको असली अंजाम किस तरीके से पहुंचाया जाए इसका रास्ता साफ हो गया। इस मामले में 19 FIR दर्ज हुई, 16 मामलों में चार्जशीट पेश हो चुकी है। 16 मामलों में से 5 में कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 11 और मामले अभी भी चल रहे हैं। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरठ जेल ही सुरेंद्र कोहली की फांसी के लिए क्यों चुनी गई। आपको बता दें कि डासना जेल गाजियाबाद जो है वो नई बनी जेल है, यहाँ फांसी देने का इंतजामात है नहीं। वहीं मेरठ जेल काफी पुरानी है, यहाँ सबसे पहले 1951 में फांसी दी गई थी, आखिरी 1975 में। मेरठ जेल में कुल 17 अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका है और सुरेंद्र कोहली 39 साल में फांसी पर चढ़ने वाला पहला अपराधी होगा, जबकि कोहली को फांसी देने के साथ ही यहाँ फांसी पर चढ़ने वाले को अपराधियों की संख्या 18 हो जाएगी। सियासत भी बड़ा अजब खेल होता है। यहाँ हारने वाला अपनी हार में भी अपना मतलब तलाशता है, तो जीतने वाला अपनी जीत को बार बार दोहराना चाहता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक दिवस के बहाने कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली समाजवादी पार्टी अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहती है, तो जोरदार जीत दर्ज करने वाली प्रधानमंत्री मोदी अपना संदेश बार बार पूरे देश को देना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर यूपी सरकार ने उत्साह दिखाया है, तो सियासी पंडित चौंक गए। पता ये चला कि दरअसल यूपी सरकार इस मौके के बहाने अपनी उपलब्धियां भी दिखाना चाहती थी। शिक्षक दिवस में के मद्देनजर होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कई राज्यों ने जहां सरकारी आदेश को न मानने का ऐलान करा है, तो वहीं यूपी सरकार इस बहाने खुद का मतलब साधने में जुटती दिख रही है। यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बजाय कि स्कूलों की हालत सुधारी जाए, स्कूलों को सियासत का अखाड़ा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मसला शिक्षक दिवस पर पीएम के भाषण को लेकर गरमाया है, जिसमें यूपी सरकार ने बहती गंगा में हाथ धोने का मौका निकाल लिया है। खबर है कि प्रधानमंत्री के भाषण के साथ यूपी सरकार अपनी उपलब्धियां भी स्कूली बच्चों को दिखाएगी। इसके लिए राज्य के सभी स्कूलों को इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये कहा गया है कि हर विद्यालय तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंच सके, बच्चे उसे देख सके। उसके लिए जो विद्यालय में पहले से जो टीवी सेट उपलब्ध हैं या जहां कंप्यूटर है, बच्चों को संदेश सुनाने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए।
दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों को आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक दिवस को प्रवचन दिवस में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ये सोचकर भयभीतता होती है कि ये बाल दिवस का क्या करेंगे। उनको कोई और मौका चुनना चाहिए था। वहीं कई राज्यों ने भाषण न दिखाने का फैसला भी किया है, जिनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रमुख हैं। कुल मिलाकर शिक्षक दिवस को पीएम के भाषण के बहाने सभी अपने अपने लिए सियासी मौका तलाश रहे हैं। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 सितंबर को मनाए जाने वाले टीचर्स डे के दिन होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से संबंधित सवाल स्कूली बच्चों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। नोएडा के एक नामी स्कूल ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सभी छात्रों को प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मौजूद रहना होगा। भाषण से संबंधित सवाल छात्रों की परीक्षा में आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे देश के छात्रों को संबोधित करेंगे। अब शिक्षक दिवस को लेकर सियासत खूब हो रही है, लेकिन जिन स्कूलों में भाषण दिखाने की तैयारी है वहां के हालात क्या है ये आपको दिखाते हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बजाय इन स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाती, स्कूलों की हालत सुधारने के उपाय किए जाते। शुरू हो गई नाम की सियासत, श्रेय लेने की सियासत। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी जिले की ये तस्वीर है, जहां सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। गंदगी का चारों ओर अंबार है। बिजली, दूसरी सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सवाल ये कि जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, वहां जनरेटर लगाकर सियासत के लिए मंच मुहैया कराना कितना जायज है। पूरे प्रदेश की बात करें तो छोड़िए दीपक तले अंधेरा वाली कहावत भी उत्तर प्रदेश में कैसे सटीक बैठती है। दूर दराज की कौन कहे, राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं। आसपास के इलाकों में प्राथमिक स्कूल भी बदहाल हैं। इन पर किसी की नजर क्यों नहीं जाती? कुछ स्कूलों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आलोक पांडे ने। इस वक्त हम पूर्व माध्यमिक स्कूल जियामऊ में हैं और हम आपको यहाँ से वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा को लेकर के, स्कूलों की व्यवस्था को लेकर क्या किया जा रहा है। आप देखिए, इस स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है और जिस लिहाज से यहाँ पे गंदगी पड़ी है, जिस हिसाब से ये बिल्डिंग जर्जर है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये इलाका महज मुख्यमंत्री के 500 मीटर की दूरी पर स्कूल बना हुआ है और सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर एक अध्यापक की नियुक्ति है। वही अध्यापक यहाँ आकर के पढ़ाता है, लेकिन आज वो छुट्टी पे है तो स्कूल भी छुट्टी मना रहा है। यहाँ बच्चे सुबह तो आए थे लेकिन वो चले गए। और अहम बात है कि जहाँ सुरक्षा को लेके बाउंड्री नहीं है, तो दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे आते भी हैं तो पानी किस कदर पीते होंगे, क्योंकि हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ है। इस कैंपस में कई और इस तरह की बिल्डिंग बनी हैं जो स्कूलों के सुरक्षा पर, यहाँ के बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। ये पूर्व माध्यमिक स्कूल जियामऊ का ये हाल है, जहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चे नहीं हैं और हालात इस कदर हैं कि आपको खुद लगता होगा कि बच्चे यहाँ पे ना तो सुरक्षित हैं और ना ही उन्हें बेसिक सुविधाएं हैं। तो ऐसे में पढ़ाई क्या होती होगी और बच्चे क्या पढ़ेंगे। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की उपलब्धता कितनी है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कुल प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,10,000 है। 375 यहाँ आरटीआई एक्ट के मानकों के हिसाब से शिक्षकों की कुल संख्या 4,86,182 होनी चाहिए। फिलहाल इन स्कूलों में 1,77,886 शिक्षक हैं। 3,08,316 पद अभी भी खाली हैं। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के हालात और हालत समझना मुश्किल नहीं है। सवाल ये कि क्या सिर्फ सियासत की होड़ करना काफी है? कैसे वाकई सुधर पाएगी सरकारी स्कूलों की शिक्षा की सेहत? क्या अच्छा नहीं होता कि शिक्षक दिवस का दिन शिक्षकों के लिए ही छोड़ दिया जाता, सियासत ना होती? संगम प्राइम में हमने 4 बड़ी खबरों पर नजर डाली। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा हमें ट्वीट जरूर करिए @G-Sangam पर #संगम प्राइम के साथ। तो कल फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दा लेकर। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।